हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ज्ञानलॉजी। ज्ञानलॉजी में आपका स्वागत है और मैं आपके बीच आज लेकर हाजिर हूँ भूगोल क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की गतियाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल हैंड राइटिंग स्टाइल में, और वो भी तो वो एनसीईआरटी स्रोत से। ये पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड या कोई भी जानकारियाँ लेना हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जानकारियाँ दी जाएगी। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आपने। अब हम आते हैं आज का टॉपिक पृथ्वी की गतियाँ पर। पृथ्वी की गतियाँ याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी पर आधारित जो नोट्स है, बिल्कुल हैंड राइटिंग स्टाइल में नोट्स है, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जी हाँ, जैसे देखा जाए तो पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होती है। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होती है, एक होती है घूर्णन गति और दूसरा होता है परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति की अगर हम बात कर लें, घूर्णन गति क्या है सर? तो पृथ्वी की अपनी अक्ष पर घूमने की गति को ही हम घूर्णन गति कहते हैं। यानी पृथ्वी अपने ही अक्ष पर एक सीधी रेखा में चारों ओर घूम रही है ना। तो इसी घूमने की गति को हम क्या बोलते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। बातों को दिमाग में बैठा लेना है। अच्छा जी, अब और क्या कह रहा? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होता है। इसी घूर्णन गति के कारण दिन और रात की जो स्थिति है वो बनती है। दिन रात कैसे होता है? ये एक तरह से, जैसे हमने ले लिया एक पृथ्वी, ये है पृथ्वी, ठीक है जी। और पृथ्वी का अगर सूर्य जो है वो पृथ्वी के, अगर सूरज ऐसे पड़ रहा है इस तरह से, देखिएगा यहाँ पे सूरज है। कहाँ पे सूरज है भाई? तो यहाँ पर जो है वो सूरज है, इस तरह से ऐसे सूरज है। जी हाँ, अगर पृथ्वी का जो सूरज है जिस हिस्से में पड़ेगा, वो किधर पड़ा? इस हिस्से में पड़ा, ऐसे पड़ा है ना, इस हिस्से में पड़ा। तो पृथ्वी के जिस हिस्से में सूरज पड़ेगी उधर क्या हो जाएगा भाई? तो उधर हो जाएगा दिन। क्या हो जाएगा? तो उधर हो जाएगा दिन। और इसके पिछले हिस्से में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। जी हाँ, याद रखेंगे, इसके पिछले हिस्से में क्या हो जाएगा? तो रात हो जाएगा। तो यही है पृथ्वी की घूर्णन गति। यानी एक हिस्सा की तरफ रोशनी रहेगा, उजाला रहेगा, और एक हिस्सा की तरफ क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। जी हाँ, यही है घूर्णन गति। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पर। अब आगे देखिएगा क्या कहता है अगला। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ये तो हमने आपको पहला लेसन में पढ़ा ही रखा है। इससे पहले वाले लेसन में हमने तो आपको इसको पढ़ा ही रखा है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट और 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, हमने तो बता ही रखा है। अब यहाँ पर देखिए परिक्रमण को समझ लेते हैं। परिक्रमण की अगर हम बात कर लें तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ या कक्षा में गति करता है, जिसे हम परिक्रमा या परिक्रमण कहते हैं। जी हाँ, अब इसको समझ लीजिए। इसको समझाने के लिए हमको इसको इरेज करना पड़ेगा। अब फिर से हमने क्या ले लिया? एक सूर्य ले लिया। ये सूर्य है, एक सेकंड, ये सूर्य है। जी हाँ, अब ये सूर्य है। अब सूर्य में हमने क्या ले लिया भाई? तो हमने ले लिया पृथ्वी। चलिए पृथ्वी ले लिया, ये पृथ्वी है, सूरज के बहुत छोटे से पृथ्वी है। अब ये क्या हो रहा है देखिएगा, अब ये क्या हो रहा है? इस तरह से जो है पृथ्वी, वो यानी कि ये ऐसे घूम रहा है। पृथ्वी इस तरह से ऐसे घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है। जी हाँ, पृथ्वी इस तरह से घूम रहा है। घूम के यहाँ पे आ गया, घूम के फिर यहाँ आ गया, ठीक है, और घूम के फिर यहाँ आ गया। इस तरह से ऐसे घूम रहा है। जी हाँ, तो यही जो घूम रहा है सूरज के चारों तरफ, ठीक है, चारों ओर एक निश्चित पथ पर घूम रहा है। इसी निश्चित पथ पर घूमने की क्रिया को हम परिक्रमण कहते हैं। याद रखिएगा, इसी को क्या बोलते हैं? परिक्रमण कहते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट क्या कहता है? सूर्य की परिक्रमा
करने में पृथ्वी को 365 दिन का समय लगता है। यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा कहते हैं, जो एक अंडाकार रास्ता है जिस पर वो घूमता है, गति करना ही परिक्रमण कहलाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मंदिर के चारों ओर जो पुजारी घूमते हैं, वही है परिक्रमण। ठीक है जी। और अगर आप लट्टू की तरह घूम रहे हैं तो वो क्या है? घूर्णन है। जी हाँ, लट्टू की तरह अपने ही अक्ष पर घूम रहे हैं तो वो घूर्णन कहला जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यहां पर क्या कह रहा था और भी पॉइंट देखिए। घूर्णन को दैनिक गति कहते हैं, जबकि परिक्रमण को वार्षिक गति कहते हैं। हम इसे दैनिक गति इसलिए कहते हैं कि ये जो काल है, ये जो घूर्णन काल है, ये हमेशा होते रहता है। और हम इसे परिक्रमण काल यानी वार्षिक गति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक वर्ष 365 दिन में पृथ्वी एक चक्कर लगाता है, यानी सूरज का एक पूरा चक्कर लगाता है, यानी पूरे कक्षों को पूरा करता है। और इसी 365 दिन को हमने एक वर्ष मान लिया है। जी हाँ, ऐसे आगे बढ़ जाइए। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। याद रखिएगा, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किधर से किधर घूमती है भाई? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है जी। चलिए, पृथ्वी की भ्रमण गति 27 किलोमीटर प्रति मिनट होती है। बताइए, जो पृथ्वी की जो गति है, जो इसकी घूमने की जो गति है, वो 27 किलोमीटर, एक मिनट में 27 किलोमीटर ये भ्रमण करती है। एक मिनट में 27 किलोमीटर भ्रमण करती है। याद रखिएगा इस बातों को। चलिए अगला पॉइंट पे आ जाइए। अगला क्या है यहां पर समझिएगा। अब हम घूर्णन की बात कर रहे थे तो घूर्णनी की ही बात कर लेते हैं। यहां पर देख लीजिए, घूर्णन की बात अगर हम कर रहे हैं तो क्या है भाई, और भी देख लो। घूर्णन की बात पे ध्यान देना। एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को 23 घंटे 56 मिनट, ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का समय लेता है। यानी पृथ्वी को एक घूर्णन करने में, देखो ये पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में, पृथ्वी को अपने ही अक्ष पर घूमने में इसे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का समय लग जाता है। और इसे ही हम 24 घंटे मान लेते हैं। हम क्या मान लेते हैं भाई? 24 घंटा की। 24 घंटा में अपना जो चक्कर है वो क्या कर रहा है? तो पूरा कर रहा है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी की दैनिक गति की ही वजह से दिन और रात होते हैं। तो हमने तो आपको बता ही रखा कि पृथ्वी की दैनिक गति से ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की वार्षिक गति की वजह से मौसम बदलते हैं। तो पृथ्वी जब अपनी वार्षिक गति करती है, यानी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो कौन सी, इसकी वजह से कौन सा क्या बदलता है भाई? तो मौसम बदलता है। तो इसकी वजह से मौसम बदलती है। याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एक घूर्णन करने में पृथ्वी को 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड का समय लगता है, जिसे हम यानी मान लेते हैं हम लोग 24 घंटा। क्या मान लेते हैं? 24 घंटा, क्योंकि ये 24 घंटा के आसपास ही हो रहा है। और इसी 24 घंटे को हम कहते हैं सोलर डे। क्या बोलते हैं भाई? सोलर डे कहते हैं। याद रखिएगा। अभी यहाँ पर हमने देखा वार्षिक गति। तो वार्षिक गति में हमने क्या देखा कि पृथ्वी की वार्षिक गति की वजह से ही मौसम बदलती है। एक कारण नहीं है कि वो अपने जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसी वजह से पृथ्वी का जो है वो मौसम बदलता है, ऐसा नहीं है। और वो है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका होना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, इस वजह से भी मौसम परिवर्तन होता है। चलिए, शायद ये आगे में दिया होगा। देखिए अब यहां पर समझिएगा क्या कहता है जी। पृथ्वी की धुरी उसकी कक्षा से, धुरी याद रखिएगा, पृथ्वी की धुरी उसकी कक्षा से 66.5 डिग्री तक झुकी होती है। देख लीजिए यहां पर। तो हमने क्या कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर, एक्सिस पर, काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमती है उसकी कक्षा से 66.5 डिग्री झुकी होती है।
या पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर 66.66 डिग्री या आप ऐसे भी लिख सकते हो का कोण बनाती है, यानी अपनी अक्ष पर घूमते हुए कितना का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। जी हाँ, जैसे में आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इस तरह से घूमने पर अपना कितना डिग्री का कोण बना रही है? 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। ये आप देख सकते हो, ये जो कोण बना रही है वो 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। और अगर हम बात कर लें कि पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष से ये 23.5 डिग्री होता है और तल से कितना होता है? 66.5 डिग्री होता है, याद रखिएगा। और इसी की वजह से मौसम बदलता है। इसी की वजह से क्या होता है भाई? तो मौसम बदलता है। जी हाँ, अब आगे देखते हैं, यहां पर समझिएगा, ठीक है? यहां देख लीजिए अगला पॉइंट को समझते हैं। क्या कहता है अगला पॉइंट? कहता है कि पृथ्वी की झुकी हुई धुरी और परिक्रमा की गति की वजह से बसंत ऋतु, गर्मी, ठंडा, बरसात ऋतुएं होती हैं। तो पृथ्वी की झुकी हुई धुरी, जो उसका झुकी हुई धुरी है, और परिक्रमण की गति के कारण, देखो हमने आपको ऊपर भी बता दिया और यहां बता रहा है ना, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। अब यहां पर देखिए कि गति की वजह से बसंत ऋतु, गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, बरसात, ये सारे मौसम आते हैं। जी हाँ, ये सारे मौसम जो हैं वो क्या होते हैं भाई? आते हैं। मान लो कि अगर पृथ्वी एकदम सीधी होती तो क्या होता सर? तो पृथ्वी पर साल भर दिन और रात बराबर होते हैं और कभी भी मौसम नहीं बदलता। झुकाव के कारण ही किसी हिस्से को सूर्य की सीधी रोशनी ज़्यादा समय तक मिलती है, तो वहाँ गर्मी पड़ती है, और जब झुकाव ज़्यादा हो जाती है तो क्या होती है? ठंडा पड़ती है। यानी झुकाव जब कम हो जाती है तो सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है, और जब तिरछी पड़ती है तो वहाँ ठंडा पड़ती है, ठंडा होता है, सर्दी लगता है। तो इसी वजह से, यानी कि इसी वजह से दिन और रात तो होता ही है, पर मौसम भी इसी वजह से बदलता है। जी हाँ, याद रखिएगा इस बातों को। चलिए अब आगे यहाँ तो आयनांत क्या है समझते हैं, देखिएगा इसको। तो अगर हम आयनांत की बात कर ले, आयनांत इस स्थिति को कहते हैं जब सूर्य कर्क और मकर रेखा के लंबवत हो, यानी सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर लंबवत पड़े तो उसे हम आयनांत कहते हैं। और आयनांत जो होते हैं दो होते हैं, एक होते हैं उत्तरी आयनांत, और एक होते हैं दक्षिणी आयनांत। जी हाँ, यानी उत्तरी आयनांत कब देखने को मिलेगा? उत्तरी आयनांत यह 21 जून को होता है, ठीक है? उत्तरी गोलार्ध में इस समय दिन लंबी होती है और रातें छोटी होती है, याद रखिएगा। तो उत्तरी आयनांत कब देखने को मिला? उत्तरी अक्षांश पे देखने को मिलता है उत्तरी आयनांत 21 जून को। दिन जो होता है वो बड़ा होगा, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, और रातें जो होगी वो छोटी होगी। तो 21 जून को जो है वो क्या होता है भाई? उत्तरी आयनांत होता है, ठीक है? चलिए, और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय जाड़े का मौसम होता है। हमने दक्षिणी गोलार्ध की बात किया, लो यहां पर बना के समझा दे रहे आपको। ये मान लो पृथ्वी है, ठीक है जी? अच्छा जी, और ये है आपका उत्तरी, अब यहां पर देख लीजिएगा, ये है उत्तरी ध्रुव ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है दक्षिणी ध्रुव है। तो अगर सूरज, ठीक है, अगर सूर्य जो है वो क्या हो रहा है? उत्तरी आयनांत में, यहां पर सूरज निकल रहा है ऐसे, ठीक है? तो उत्तर वाला हिस्सा में जो सूरज की रोशनी है वो अधिक पड़ेगा। उत्तर वाले हिस्सा में सूरज की रोशनी क्या पड़ेगा भाई? वो अधिक पड़ेगा, ऐसे इस तरह से अधिक पड़ेगा। तो उत्तर में जब ज़्यादा पड़ेगा तो उत्तरी आयनांत होगा, और एक इस समय दिन जो होंगी वो बड़ा होगा और रातें जो होंगी वो छोटी होगी। लेकिन वहीं अगर हम बात कर लें दक्षिणी अक्षांश की ओर, यानी ये वाला हिस्सा में, इस हिस्सा की अगर हम बात कर लें, कौन हिस्सा की बात कर लें? ये वाले हिस्सा की बात कर लें, ये वाली हिस्सा की। तो उस समय जब उत्तर आयनांत में यानी उत्तरी ध्रुव में जब धूप की यानी सूरज की रोशनी सीधी पड़ेगी तो यहाँ क्या होगी? इस गोलार्ध में जाड़े का मौसम होगा। यही तो कह रहा है,
इस गोलार्ध में जो है वो किसका मौसम होगा भाई? तो जाड़े का मौसम होगा। जी हाँ, कैसा मौसम होगा? जाड़े का मौसम होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर देखिए, और यह दक्षिणी अयनांत की बात कर रहे हैं। यह जो है 22 दिसंबर को होता है। कौन? दक्षिणी अयनांत। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी और रातें छोटी होती है। दिन लंबी होती है और रातें क्या होती है? छोटी होती है। उत्तरी गोलार्ध में इस समय जाड़े का मौसम होता है। इस समय किसका मौसम होता है भाई? उत्तरी गोलार्ध में तो जाड़े का मौसम होता है। जी हाँ, तो ये थे उत्तरी अयनांत, उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत। अभी हम और भी कुछ उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत को समझ लेते हैं। अगर हमने उत्तर अयनांत की बात किया तो जो सूर्य की रोशनी उत्तर में अधिक पड़ रही है, उधर 21 जून को उत्तरी अयनांत हो रहा है। ठीक है, उत्तर अयनांत हो रहा है। तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा। इस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा भाई? गर्मी का मौसम होगा। और इस स्थिति में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी और या लंबवत होगी। हमने बताया ना, सूर्य जो है वो क्या पड़ेगा? एकदम सीधी पड़ेगा, लंबवत पड़ेगा पूरी तरह से। क्या पड़ेगा? लंबवत पड़ेगा। जी हाँ। अच्छा जी, अगर हम 21 जून की उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात जो होती है, सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है, इसलिए ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में बहुत गर्मी होती है और ध्रुवों पर लगातार 6 महीने तक दिन रहते हैं। ध्रुवों पर लगातार, याद रखिएगा, ध्रुवों पर लगातार इस वजह से 6 महीने दिन रहता है। वहीं अगर हम इधर की बात कर लें, देखिएगा, तो दक्षिण गोलार्ध में गर्मी का मौसम कब पड़ेगा? 22 दिसंबर को। कब पड़ेगा भाई? 22 दिसंबर को पड़ेगा। और यहाँ मकर रेखा पर लंबवत सूर्य पड़ेगा। यहाँ सूर्य किधर पड़ रहा था? लंबवत कर्क रेखा पर। यहाँ सूर्य लंबवत किधर पड़ेगा? मकर रेखा पर। जी हाँ, तो ये थे उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत। अब हम आ जाते हैं अपसौर और उपसौर की ओर। उपसौर क्या है? देखिए, क्या कहता है कि जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसको उपसौर कहते हैं। वाह, क्या कहते हैं? उपसौर। ऊ से उपसौर और आ से अपसौर, याद रखिएगा। ठीक है, तो उपसौर की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। जैसे एक पृथ्वी बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम बना लेते हैं एक, क्या बना लेते हैं भाई? तो एक बना लेते हैं चक्र। ये रहा चक्र, ऐसे। ठीक है, जी हाँ, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, समझिएगा, आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। चलिए, अब इसके बाद हम बनाते हैं भाई सूरज। चलिए, सूरज को बना लेते हैं। सूरज को बना लेते हैं, बीच में रहा सूरज, यहाँ पर सूरज। ठीक है, हो सकता है इसको कलर भी कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे कलर कर देते हैं। चलो भाई, ये कलर हो गया। अब तो दिख रहा है सूरज। चलिए, अब हमने यहाँ पर सूरज को बना लिया। ठीक है, अब देखिएगा, अब एक पृथ्वी बना लेते हैं। चलिए, अब देखिएगा, तो यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी जो है इस समय जो है, पृथ्वी सबसे नज़दीक रहेगा सूरज के। पृथ्वी जो है इस समय सूरज के सबसे नज़दीक रहेगा। और इसकी जो दूरी है, यानी ये कब होगा भाई? ये स्थिति कब देखने को मिलेगा? तो यह देखने को मिलेगा 3 जनवरी को। कब देखने को मिलेगा? 3 जनवरी को देखने को मिलेगा, 3 जनवरी को। और इस समय पृथ्वी जो है सूरज के बहुत नज़दीक होगा। सूरज के बहुत जो है वो नज़दीक होगा। और इसी स्थिति को हम कहते हैं, बिल्कुल पास होगा, और इसी स्थिति को हम कहते हैं उपसौर। तो क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं उपसौर। उपसौर बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं? उपसौर। और उपसौर लगभग कितना किलोमीटर होता है? तो ये पृथ्वी से लगभग 14 यानी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होता है दूर। 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। अब मान लो कि यही पृथ्वी जो है वो यहाँ आ गया, यहाँ पर है, देखो यहाँ पर, यही जो पृथ्वी है वो यहाँ पे ऐसे। तो आप देख लो, यहाँ दूरी है ना, ज़्यादा दूरी बन रहा है ना, तो इस तरह से, तो ये दूर है ज़्यादा। अच्छा जी, अब ये देख लो, यहाँ दूर ज़्यादा है,
तो ये जब ज़्यादा दूर है तो इस स्थिति को हम कहते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर कहते हैं। अब ये कब होता है सर? तो ये होता है 4 जुलाई को, याद रखिएगा कब होता है? 4 जुलाई को होता है। जी हाँ, 4 जुलाई को। और इसकी दूरी कितना होती है? तो इसकी दूरी होती है 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर। जी हाँ, इतनी इसकी दूरी होती है। तो अगर पृथ्वी के सबसे घूर्णन के समय सूरज के सबसे पास है पृथ्वी, तो उस स्थिति में हम उसको उपसौर कहेंगे, जो 3 जनवरी को होता है। इसकी सबसे कम दूरी कितनी होती है? 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। और अगर सूरज से पृथ्वी सबसे दूर पे है तो उसको हम कहते हैं अपसौर। ये स्थिति कब देखने को मिलती है? 4 जुलाई को देखने को मिलती है। अब ये कब होता है भाई? कितना किलोमीटर इसकी दूरी है होती है? तो 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर। 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर ये स्थिति देखने को मिलती है, अधिकतम दूरी। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़कर समझ लेते हैं क्या कहता है। चलिए देखिए यहां पर इसको, यहां कहता है कि उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है, जो हमने आपको बताया। इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है, हमने आपको बताया। चलिए, यानी 14 करोड़ 70 लाख। अच्छा जी, अब यहां पर दूसरी स्थिति को देख लेते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो यह अपसौर कहलाती है। क्या कहलाती है? अपसौर कहलाती है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। देखो हमने बताया आपको, ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है ऐसी स्थिति में इसकी दूरी। जी हाँ, याद रखिएगा इस बात को। चलिए अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं अगला पॉइंट। अब उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, जिसे एप्साइड्स रेखा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा कहते हैं। फिर समझिएगा हमने क्या कहा भाई? अपसौर सबसे पास वाली स्थिति, उपसौर सबसे पास वाली स्थिति, अपसौर सबसे दूर वाली स्थिति को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, और इसे ही हम कहते हैं एप्साइड रेखा। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं भाई? एप्साइड रेखा कहते हैं। जी हाँ, अब यहां पर आ जाइए विषुव की ओर। ये विषुव क्या है? विषुव, जिस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। याद रखिएगा, सूरज की किरणें जिस दिन विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है उस दिन विषुव यानी इक्विनॉक्स कहलाता है। इस तारीख को अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। अब यहां पर समझिए, जिस दिन सूरज की रोशनी विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, ठीक है, उसे हम विषुव कहते हैं। विषुव इस तारीख को अर्थात 21 मार्च को होता है ये, और 23 सितंबर को ये होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर। जी हाँ, अभी हमने जो बनाया था डायग्राम, उस डायग्राम में हमने दोनों साइड में आपको उपसौर और अपसौर को दिखाया था, लेकिन जो ऊपर और नीचे बच रहे थे, ऊपर और नीचे जो बच रहे थे, अगर उसको हम इंडिकेट करें तो वही है विषुव। वो विषुवत रेखा पर सीधा जो है सूरज पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरफ अगर ऊपर की हम बात कर लेंगे तो 21 मार्च, और नीचे की बात कर लेंगे तो 23 सितंबर। इस तरह से बात दिखाएगा। ठीक है, हाँ जी, और इसी को हम कहते हैं विषुव। क्या बोलते हैं? विषुव कहते हैं। अब यहां पर देखिएगा, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु का समय होता है। यानी हमने देखा कि 21 मार्च को जो विषुव है, विषुव जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, हमने देखा कि पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो रही थी, तो उसके समय उत्तरी गोलार्ध यानी भूमध्य रेखा से उत्तर का हिस्सा में बसंत ऋतु यानी सुहावना मौसम
पेड़ों के जो नए पत्ते आते हैं वो वाले समय देखने को मिलेगा। और उसी तरह से अगर हम नीचे की ओर आ जाएं, जबकि 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु का समय होता है, तो 21 मार्च को विषु के समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु का समय आता है और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु का समय आता है। जी हाँ, तो ये यहाँ पर पॉइंट था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला पॉइंट का देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, अब यहाँ पर अगला पॉइंट समझिएगा। प्रदीप्ति क्या होता है? प्रदीप्ति, ये प्रदीप्ति क्या होता है? प्रदीप्ति वृत्त किसको कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त, बहुत ही अच्छा लाइन है ये। चूंकि पृथ्वी एक वृत्त आकृति में है, एक सही बात है, पृथ्वी एक वृत्त की आकृति में है, इसलिए इसका केवल आधा भाग ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये भी बात सही है, आधा भाग ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जो सूर्य के तरफ होता है और जो शेष जो सूर्य तरफ से उल्टा होता है, जहां रात होती है, यानी वहां रात होती है, और वह वृत्त जो दिन को रात से गलों पर विभाजित करता है, उसे प्रतिदीप्त वृत्त कहलाता है। यानी जो गलों पर हम विभाजित कर रहे हैं उसे ही हम प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। जैसे इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है भाई, तो यहाँ पर एक पृथ्वी का नमूना दिखाया हुआ है। पृथ्वी का क्या दिखाया हुआ है? नमूना। जी हाँ, तो ये पृथ्वी का एक नमूना दिखाया हुआ है, देखिए इस तरह से। और बीच में एक लाइन है, ये एक लाइन गया, जिधर सूरज पड़ रहा है उधर दिन है, और जिधर सूरज नहीं पड़ रहा उधर क्या है? रात है। जी हाँ, तो इस तरह से दिखाया गया। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। आर्यभट्ट ने बहुत पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, हाँ जी, और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लो और ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत ही छोटा चैप्टर था। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे एक चक्कर लगाती है, परंतु हम लोग 365 को ही एक वर्ष मानते हैं तथा सुविधा के लिए हम इसमें 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं। लेकिन हम इसको कब जोड़ेंगे भाई? देखिए इसको हम कब जोड़ेंगे? इसके बाद 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे 6 घंटे मिलाकर दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। और जो यह दिन एक दिन होता है उसे फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है और इसी को हम लीप वर्ष या फरवरी 29 दिन का हो जाता है, इसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। याद रखिएगा। था आपका पृथ्वी की गतियां से रिलेटेड आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, हमारी वीडियो आपको पसंद आई है, तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि मैं ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। अभी मैं इस पर NCERT का ही वीडियो लेकर आऊँगा, NCERT थ्योरी ही पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को अभी लेकर चलूँगा। अगर आपको करंट अफेयर या वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको अगर देखना है तो हमारे दूसरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। मैं सौर मंडल लेकर आ रहा हूँ जल्द ही दूसरे चैनल पे, ठीक है। पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को विजिट करते रहिए, देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।